Hello, students. Welcome to my channel. So, today we are going to solve one more question which is asked in NBHM 2006. Uh, तो ये एक पीडीए का क्वेश्चन है जो न्यूमैन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। पॉइसन इक्वेशन गिवन है। तो देखते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सीएसईआर नेट के लिए भी हम अभी जो न्यू पैटर्न हम देख रहे हैं, तो क्वेश्चन की जो वैरायटी आ रहा है, तो इस वजह से मुझे लगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एक हम डिस्कस कर ले, ताकि हमें ये पता हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें हैंडल कैसे करना है। ओके। तो समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो एक लैप्लास ऑपरेटर गिवन है, एक डोमेन दिया हुआ है यूनिट डिस्क का। ओके। और जो पॉइसन इक्वेशन है उसमें देखो डेल यू इक्वल्स टू सी अननोन दे के रखा है इन ओमेगा। और जो न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है, इस कंडीशन को हम न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं जब भी वो आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव में कंडीशन दे के रखा हुआ होता है, तो उसे हम न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। राइट। तो यहाँ पे कहाँ पे देके रखा है? बाउंड्री पे। मतलब अगर मैं इसे पोलर फॉर्म से सोचूं तो ये यूनिट सर्किल है, सो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आर क्या है? रेडियस, जो यहाँ पे वन गिवन है यूनिट सर्किल। ओके। सो आर इक्वल टू वन, तो बाउंड्री पे गिवन है ये, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि आर इक्वल टू वन में डेल यू डेल वी, या यहाँ पे देखोगे कभी कभी एन से भी डिनोट करते हैं वो, जो आउटवर्ड नॉर्मल का नोटेशन है। सो ये वन दिया हुआ है। अब फिर क्या पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी डज द अबव प्रॉब्लम एडमिट्स अ सॉल्यूशन। सी के कौन से वैल्यू के लिए इस प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन मिलेगा? राइट। तो यहाँ पे हमें समझना है, अगर ये स्टैंडर्ड लैप्लास इक्वेशन होता, मतलब यहाँ पे अगर जीरो हो जाता, तो हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन एक बनता है फॉर सॉल्यूशन होल्ड करने के लिए। वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू डेल एन कह दो या वी कह दो, जो भी न्यू कह दो, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए फॉर लैप्लास, स्टैंडर्ड लैप्लास इक्वेशन के लिए। अब क्योंकि ये लैप्लास नहीं है, ये पॉइसन इक्वेशन है, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन होल्ड करने के लिए जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, जिसे हम कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन भी बोलते हैं, वो ये होता है कि डोमेन के ऊपर इंटीग्रेशन एफ डी ए। एफ क्या है? एफ है यहाँ पे, जो सी गिवन है अननोन, उसे हम एफ जनरली फॉर्मूला जो डिनोट करते हैं वो। ओके। और डेल यू डेल वी इक्वल्स टू, इसे हम जी बोलते हैं ऑन बाउंड्री। राइट। तो ये इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम होगा फॉर एडमिट आ सॉल्यूशन। ठीक है। अगर चाहे तो मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकती हूँ। दूसरा और एक मेथड है, अगर मैं इसे पोलर फॉर्म से देख लूं कन्वर्ट करके, तो पोलर फॉर्म से भी हम इसे देख सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से डिस्कस कर देती हूँ। पहले ऐसे अगर मैं चलूँ, सो डी ए क्या है? एरिया ऑफ द यूनिट डिस्क। राइट। तो एरिया ऑफ द यूनिट डिस्क, यहाँ पे मुझे रेडियस वन है, इसका मतलब वो 0 to 2 पाई में इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर मैं ऐसे सोचूं तो डी ए बन जाएगा आर डी आर डी थीटा, डबल इंटीग्रेशन। राइट। आर डी आर डी, एक 0 to 1, एक 0 to 2 है। तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये बन जाएंगे पाई। और एस क्या है? आर्क। आर्क यहाँ पे क्योंकि ये यूनिट डिस्क है, तो टोटल आर्क लेंथ उसका सरकमफेरेंस होगा, जो कि 2 पाई आर होते हैं। अब ये बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे है, इसका मतलब आर इक्वल्स टू वन, विच इज बाउंड्री। तो बाउंड्री पे वो टोटल आर्क क्या बन जाएंगे? 2 पाई आर्क लेंथ। राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो है वो बनेगा 2 पाई। और एफ का वैल्यू कांस्टेंट सी है, जी का वैल्यू गिवन है वन है। तो अगर मैं इसी को ही लिखूं, इस फॉर्मूले को ही फिर से लिखूं, तो वो बनेंगे इंटीग्रेशन एफ का वैल्यू है सी,
फिर इन डी ए, और यहाँ पे होगा जी का वैल्यू 1 ds। ठीक है। अब सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो सी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो कि पाई दे रहा है, और यहाँ पे ये दे देगा 2 पाई। सो फाइनली सी का वैल्यू बन रहे हैं हमारे पास 2 फॉर एडमिट आ सॉल्यूशन। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके। तो ये एक मेथड हुआ जहां से मुझे सी का वैल्यू पता चल गया, क्या है, 2 है सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए। अब अगर मान लो मुझे ये फॉर्मूला अगर पता ना भी है, कंपैटिबिलिटी कंडीशन, तो भी मैं सोच सकती हूँ। कैसे सोचोगे? ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है, ये क्या दिया हुआ है? बाउंड्री कंडीशन मतलब कहाँ पे? x² + y² = 1 पे गिवन है डेल यू डेल वी, मतलब जो आउटवर्ड वी या न्यू सोच सकते हो, ये न्यू नोटेशन है, =1 दे के रखा है, राइट। अब अगर मैं पोलर फॉर्म से सोचूं, तो ये किसके ऊपर इफेक्ट रखेगा? रेडियल में, पोलर मीन्स यू आर थीटा में बात कर रही हूँ, राइट। यू आर थीटा में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं यू आर थीटा में देखूंगी तो r √x² + y²। ठीक है। और ये जो बाउंड्री कंडीशन है, ये तब कन्वर्ट होके डेल यू डेल आर में चेंज हो जाएगा एट r = 1 में गिवन है 1, राइट। तब ये चेंज होके किस पे हो अप्लाई होगा? रेडियल कंडीशन में। ठीक है। तो डेल यू डेल आर एट r = 1 पे होगा, राइट। तो यहां से मुझे पता चल गया कि अगर मैं पोलर फॉर्म से देखने की कोशिश करती हूँ, तो ये मेरा बाउंड्री कंडीशन तब बनेगा। ओके। और यहाँ से हम और एक बात सोच सकते हैं कि अब पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या बनेगी? क्योंकि लैप्लास के लिए तो हम डायरेक्ट वो कह देते थे, लैप्लास का जो पोलर फॉर्म है ये पॉइसन है, तो इसमें हमें अब सोचना है। क्योंकि पोलर फॉर्म से सॉल्व करना उतना आसान नहीं होगा जितना ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आ गया, राइट। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में सोचना है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब u = r, कैपिटल आर थीटा, ऐसा अगर मैं सोचूं कि ये मेरा एज्यूम्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, फिर इसे रखेंगे, आर थीटा के वैल्यूज वगैरह सोचेंगे, इक्वेशन पे रखेंगे, तो वहां से कुछ कंडीशन जनरेट हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे अब मुझे ये देखना है कि इक्वेशन पहले अगर मैं इक्वेशन पे रखूंगी, पॉइसन इक्वेशन में, तो ये जो आर थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग पीडी बनेगी, ये कैसे दिखाई देगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमें सबसे पहले सोचना है। अब जो बाउंड्री कंडीशन है, वो देखो कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब डेल यू डेल आर एट r = 1 पे 1, राइट। डेल यू डेल आर एट r = 1 पे, यहाँ पे ये क्या दे देगा? r' θ = 1। ठीक है। r' θ = 1। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं कंपेयर भी कर लूं, अगर मैं कंपेयर भी करूं, यहाँ पे ये स्मॉल और ये थीटा, तो थीटा के बारे में क्या आइडिया आ रहा है? ये जो बाउंड्री कंडीशन है, ये फ्री फ्रॉम थीटा है, राइट। इसका मतलब जो भी होगा थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट, आइदर कांस्टेंट हो सकता है, या फिर जो यू है वो फ्री फ्रॉम थीटा हो सकते हैं। यहां से इस बाउंड्री कंडीशन से मुझे ये आइडिया मिला, ठीक है। फ्री फ्रॉम थीटा हो सकता है, आइदर कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ से मुझे पता चला, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट भी नहीं, एक्चुअली ये फ्री फ्रॉम थीटा ही है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, तो ये θ = 1 ही मिल रहा है मुझे, राइट। r' θ = 1, ये जो बाउंड्री कंडीशन से हमने कंपेयर किया, तो यहाँ से मुझे मिल गया r' r = 1, राइट, और थीटा इक्वल टू भी 1।
कोई फंक्शन ऑफ थीटा ये है नहीं, इसका मतलब थीटा इज माई वन। तो फाइनली जो यू है वो रेडियल सिमेट्री सॉल्यूशन ही बनेगा। रेडियल सॉल्यूशन मतलब रेडियल के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगी आर के करस्पॉन्डिंग, वो ही पर्शियन इक्वेशन दे देगा, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये पहले समझना पड़ेगा। अब जब रखोगे लैप्लासियन ऑपरेटर में, जब डेल यू पे रखोगे तो वो चेंज होके, चेन रूल अप्लाई करके है चेंज कर लेना, चेंज होके क्या होगा, यू आर आर, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, डेल यू इक्वल्स टू सी पे इन टर्म ऑफ पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो कन्वर्ट होके बन जाएंगे यू आर आर प्लस वन बाई यू यू आर, जो लैप्लास का, सॉरी वन बाई आर, जो लैप्लास का पोलर फॉर्म है वही होगा जिस राइट साइड में सी होंगे जीरो के अलावा। अब जो थीटा वाला टर्म था, वन बाई आर स्क्वायर डेल टू यू डेल आर थीटा टू, तो वो जीरो बन जाएंगे, तो वो वाला टर्म नहीं होगा क्योंकि ये फ्री फ्रॉम थीटा है। ठीक है, सो इक्वल टू सी होगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन बना कन्वर्ट करने के बाद पोलर फॉर्म में। अब इसे जब सॉल्व करोगे, अब दो तरीका है, आइदर मैं वो कॉशी ऑयलर में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करूं, या फिर ऐसे डायरेक्ट बना लूं, बात एक ही होगी। इसे अगर मैं, क्योंकि यू तो आर का ही फंक्शन है, तो ये ओडी में ही बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे लिख ही सकती हूँ, राइट। सी आर ऐसे मैं लिख ही सकती हूँ। फिर इसे इंटीग्रेशन करोगे तो आर यू आर इक्वल्स टू सी आर स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट ए, प्लस सम कांस्टेंट ए। ठीक है, आर से डिवाइड करोगे तो यू आर इक्वल्स टू सी आर बाई टू प्लस ए बाई आर बनेगी। अब यहाँ पे फिर से हमें कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यू आर हमें मिला, सी आर बाय टू प्लस ए बाई आर, अब ए का वैल्यू भी तो चाहिए, मुझे यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सी, राइट, क्योंकि मुझे पूछा है सी का वैल्यू क्या है। तो यहाँ से गिवन बाउंड्री कंडीशन है कि यू आर इक्वल्स टू वन एट आर इक्वल्स टू वन, राइट। पर ये वाला टर्म का क्या, ये वाला टर्म ऐसे सोचना है कि आर इक्वल्स टू जीरो में, मतलब एट ऑरिजिन पे, क्योंकि ये मेरे पास एक बाउंडेड रीजियन है। ठीक है, तो ओरिजिन पे पी यू कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, तो एट ओरिजिन पे यू क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। इसका मतलब एट ओरिजिन पे यू को फाइनाइट होने के लिए डेफिनेटली यहां से हमें ए को जीरो बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये कंडीशन वो होल्ड नहीं करेगा। मतलब अगर चाहो तो तुम इसे फिर से इंटीग्रेशन करके फिर ये वाला कंडीशन डाल सकते हो, एक ही पॉइंट होगी, राइट। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू डेफिनेटली जीरो होंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म। मतलब इसे अगर मैं फिर से इंटीग्रेट करूँ तो बनेगा सी आर स्क्वायर बाई फोर प्लस माइनस ए बाई आर स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट बी। ठीक है, तो यहां से भी सोच सकते हो कि ये आर जीरो पे यू को फाइनाइट होने के लिए ए को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, फिर बच गया का क्या, यहाँ से यू आर वन एट आर इक्वल टू वन में, ये बाउंड्री कंडीशन तो जो गिवन है, यहाँ से तुम सी का वैल्यू फिर निकाल लोगे। ठीक है, तो अभी इसका मतलब यू आर इक्वल टू सी आर बाई टू बनेंगे। सो आर इक्वल टू वन पे यू आर इक्वल टू अगर वन रखोगे, सो सी इक्वल्स टू टू, आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं पोलर फॉर्म से सोचूं तो भी मेरे पास सही आंसर आ रहा है सी इक्वल्स टू टू। पर हमें क्या करना है, थोड़ा ये टाइम टेकिंग वाला मेथड है, राइट। और अगर हमें कंपेटिबिलिटी कंडीशन जो है इसका वो ध्यान में है, तो हम बहुत आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, सो फाइनली सी का वैल्यू टू हमें मिला है। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई भी अगर डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। ओके।